नमस्कार। आज हम लोग एपिसोड 3 में खुद को, कृष्ण को और नेचर को जानने की कोशिश करेंगे विथ प्रोफेशनल आउटलुक। और गीता का जो 10वां अध्याय है उसका जो श्लोक 2 है, दूसरा श्लोक, उसको डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, एपिसोड 2 में। और बट कुछ हिस्सा मुझे लगा कि वह पूरा करना है अभी, क्योंकि यह जो पर्टिकुलर श्लोक है इसमें डिस्कस तो किया है भगवान कृष्ण ने कि उनकी उत्पत्ति को, अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता जानते हैं न महर्षिजन जानते हैं। तो उनकी जो लीला से प्रकट होने वाली जो बात है, इसको हम लोगों ने विष्णु के 10 अवतार से रिलेट किया था एपिसोड 2 में। और इसको फिर 10 अवतार को का पैरेलल जो है वो डार्विन की जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है उससे डिस्कस किया था। तो ऐसा लगा कि इसमें कुछ और डिस्कस करना चाहिए, और वो है कि डार्विन की एक और थ्योरी थी जो प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की थी, उसी से रिलेटेड जो ह्यूमन इवोल्यूशन की थी। तो प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में जो डार्विन ने कहा उसको मैं एक बार रीड आउट कर लेता हूँ। ह्यूमंस have evolved over periods of time from simpler forms of life through a process of natural selection. Traits which enhance survival and reproduction become more common over generations, while less advantageous traits diminish. इसका जो साधारण शब्दों में जो अर्थ है वो ये है कि जो पहला जीव रहा होगा समुद्र में, पानी में, और उससे लेकर के, उस प्रजाति से लेकर के मनुष्य का जो प्रेजेंट शेप है उस प्रजाति तक जो यात्रा रही है जीवों की, उस प्रजातियों की, उसका जो मुख्य जो कारण रहा है वह है प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्योंकि इतने लाखों वर्षों में जैसे जैसे जीव प्रजातियां बढ़ती गईं और मौसम या तापक्रम या भोजन या और एक दूसरे से टकराव, प्रजातियों का आपस में टकराव, उसके कारण जो फिटेस्ट थे, जो सरवाइव कर पाए वही आगे बढ़ पाए, और जो रिप्रोडक्शन के जो प्रोसेस है उसको सपोर्ट कर पाए। तो उस यात्रा से बढ़ते 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 जाकर के मनुष्य ने अपना रूप लिया है। तो एक तो इसी से साबित होता है कि मनुष्य जो है, मनुष्य वह सबसे फिट एक एनिमल किंगडम में जीव है। और भी प्रजातियां हैं, लेकिन जो 2 पैरों पर खड़ा ये मानव शरीर है वह सबसे फिट प्रजाति है। अब यही बात अगर हम ध्यान से देखें तो जो विष्णु 10 अवतार की कहानियों में भी यही बात है कि जितने भी अवतार हुए वो सभी फिट थे। फिट का मतलब जो अपने अपने समय में उन लोगों ने विजय हासिल की, जिस उद्देश्य के लिए उनका अवतार हुआ, और विजय हासिल की, जैसे हम लोग कहते हैं कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तब भगवान का अवतार होता है अलग अलग रूपों में। 10 अवतार यही है। तो अलग अलग रूपों में अवतार हुआ और वो विजय पाए, न केवल विजय पाए बल्कि लंबे समय तक फिट भी रहे। तो इसको मैं रिलेट करता हूँ प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट से। अब सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो है, एक तो वो प्रक्रिया आपने देख ली कि मनुष्य रूप मिला, ठीक है। और दूसरा, जो कहानियां जितनी हमने पढ़ी हैं 10 अवतार में, हर एक अवतार की कहानियां, उन सब में यही था कि वो कैसे जो बाधाएं थी, जो बड़े बड़े जो अन्यायी थे या जो विसंगतियां थी, जो आपस के युद्ध थे, उनको जीतना, और जीतने के बाद सरवाइव करना। तो अब आप ध्यान से देखेंगे कि वह जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की कहानी है, इसमें फिटेस्ट का मतलब फिजिकली फिट होना नहीं है,
क्या क्या रहा होगा उनको फिट करने के लिए। तो जितनी कहानियां हैं और उन कहानियों के अलावा जितना भी आप देखते हैं कि फिट वही रहा है जो कि एक तो ठीक है स्वास्थ्य से फिट हो, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि वह उसका जो उद्देश्य है जीवन का, वह उद्देश्य फिट हो। फिट का मतलब एथिकल उद्देश्य हो, समाज में जो भी समस्याएं हैं उनको उनसे निवारण करना, उनसे उनके ऊपर विजय पाना, ये उसका उद्देश्य हो। तो जो उद्देश्य रहे वो सभी उस तरह के रहे जो नेचर के नज़दीक एथिकल, किसी गलत कार्य जो हो रहे हैं उन पर विजय पाने का, ठीक से सही तरीके से धर्म का पालन करने का। धर्म का मतलब फिर क्लियर कर देता हूँ, धर्म का मतलब सत्य के पथ पर चलने का, अपनी जिम्मेदारियों को समझने का, वह धर्म है। तो ये सारा उन लोगों ने पालन किया, तब जाके वो सरवाइव किए, एंड नॉट ओनली सरवाइव किए, सस्टेन किए। अब आज के रेफरेंस में हम देखें तो आज भी यही होता है कि केवल फिट ही सरवाइव करता है। ये एनिमल किंगडम की कहानी है, और जो लोग अपने को कमजोर समझते हैं और दूसरों में दोष ढूंढते हैं, उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि दोष ढूंढने से नहीं होगा। जो भी व्यवस्था है, जो भी समस्याएं हैं, उसमें कैसे निकल पाए उससे, अपनी स्वॉट एनालिसिस करते हुए, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपने आसपास जो अपॉर्चुनिटीज हैं और जो थ्रेट मिल रहे हैं, उन सबको एनालाइज करते हुए अपने को उस लेवल पर लाना कि उस परिवेश में, उस वातावरण में अपने को फिट रख सकें। उसके लिए फिट आइडियाज हो, फिट प्लान हो, फिट तरीके से एग्जीक्यूशन हो, तभी जा करके वो प्रोफेशनली फिट होंगे। और वो कहानी गीता में, जो गीता में उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, अर्जुन को भी प्रोफेशनली फिट होना पड़ा, और तब जा करके वह युद्ध जीत पाए महाभारत का। हर किसी को फिट होना पड़ा है। यही बात हम सब पर लागू होती है। तो हमारे अपने जीवन में भी जहाँ जहाँ जिस जिस वातावरण में है, वहाँ पर जो भी समस्याएं हैं उनसे खड़ा होना है उठ करके, और ज़रूर वो सॉल्व होंगी। यही मैं इस डार्विन की थ्योरी ऑफ जो प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, इससे समझ पा रहा हूँ, और जो हमारे धर्म ग्रंथों में जो कहानियाँ कही गई हैं उससे समझ पा रहा हूँ। एक और जो बात है जो इसी में डिस्कस करना चाहूँगा, वो है नेचर का साइकिल। और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट से ही निकल के आता है कि हमें जानते हैं कि हर प्रजाति एक दूसरे का भोजन है, और हर प्रजाति एक दूसरे प्रजाति के जीवन में, लाइफ में वैल्यू ऐड करती है। ये प्रकृति के सिस्टम में हर जगह लागू होता है। आप अपने चारों तरफ देखिए, कोई ना कोई किसी का भोजन है। ये कीड़े मकोड़े, मेढक, सांप, शेर, भालू, मनुष्य, सभी एक दूसरे के भोजन हैं। और कहीं कहीं कुछ बच जाता है तो कोई और जीव जो है, वह प्रजाति जो है, वह उसको भोजन के रूप में ग्रहण करती है। और फाइनली सबको, कुछ बच भी जाता है तो सबको वो जो 5 तत्वों से बना है, इन जीवों से जो बचेगा वो जो 5 तत्वों से बना है उसमें मिल जाता है। वो 5 तत्व कौन कौन से हैं? वह 5 तत्व हैं धरती, आकाश, जल, वायु और अग्नि, इनमें ही मिलना है। और फिर जन्म भी जब बर्थ होता है वो उसका भी, वह भी इन्हीं से होना है, इन्हीं 5 तत्वों से, क्योंकि यही 5 तत्वों से उपजा हुआ भोजन हम खाते हैं, हमारे शरीर में रहता है, और फिर वहाँ से बर्थ की एक नई प्रक्रिया शुरू होती है। तो जो नेचर का साइकिल है वह देखिए कितना महत्वपूर्ण है कि हर जीव, और जीव में पौधे भी, पेड़ पौधे भी शामिल हैं। और अभी तो 100 वर्ष पहले ही डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ने अपने प्रयोग से यह साबित भी किया है कि पौधों में जीवन होता है।
तो जीव सभी हैं और हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, बल्कि एशिया की भी काफ़ी बहुत देशों में जो संस्कृति है, बहुत संस्कृति रही है कि सभी जीवों का सम्मान करो, पेड़-पौधों का भी, और सम्मान करो, उनकी पूजा करो, उनको अपनी तरह का समझो। और अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक बहुत अच्छे लेखक हुए हैं, बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं, हरारी, उनकी एक पुस्तक पढ़ी थी, सैपियंस, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। उस किताब को पढ़ने के बाद मैंने जो विश्लेषण किया, उसमें मैंने पाया कि ये जो हमारी संस्कृति है, इसको एनिमिस्ट नाम उन्होंने दिया है। तो एनिमिस्ट का जब मैंने हिंदी अर्थ देखा तो पाया कि सर्वात्मवादी, मतलब सब जगह आत्मा देखना, हर चीज में आत्मा देखना। हर चीज में आत्मा देखने का मतलब क्या हुआ? उसको भी जैसे अपनी आत्मा के बारे में सोचते हैं, तो उसकी आत्मा के बारे में सोचना, उसको भी अपनी तरह का समझना। तो जो हमारी थ्योरी पहले की है संस्कृति में कि कण कण में भगवान, वो यहाँ दिखता है। अब इसको समझते हुए हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? आप ये भी मान लीजिए कि पहले के समय में जब सभी के फूड थे, और आज भी सभी के फूड हैं, लेकिन पहले की जो इकोनॉमी का मॉडल था, वह था नीड बेस्ड इकोनॉमी। मतलब जितनी आवश्यकता हो उतना ही भोजन करो, उतना ही भोग करो। अब क्या है? ग्रोथ बेस्ड इकोनॉमी हो गई। तो ग्रोथ बेस्ड इकोनॉमी कंपटीशन बेस्ड इकोनॉमी हो गई है। एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में जो दोहन है, चाहे पृथ्वी हो, वातावरण हो, या किसी भी चीज का, इवन मनुष्यों का भी दोहन, आपस में एक दूसरे का दोहन, ये सभी आजकल के बेंचमार्क हो गए हैं। तो अब ठीक है, जो भी व्यवस्था है उससे हमको आगे बढ़ना है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो नीड बेस्ड इकोनॉमी है, इसका भी एक मॉडल अभी चल रहा है, और कोऑपरेटिव्स जो है वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है। कोऑपरेटिव्स में कई गरीब किसान या कई छोटे उद्योग मिल करके एक दूसरे का पूरक होते हुए भी एक बड़ा काम कर सकते हैं, एक बड़ी व्यवस्था इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ऐसा मेरा समझना है। और मुझे ये देखकर बल्कि प्रसन्नता हुई। मैं तो काफ़ी दिनों से कोऑपरेटिव्स की बात कर रहा हूँ, और देख रहा हूँ कि अब देश में, भारत में एक कोऑपरेटिव की एक यूनिवर्सिटी भी खुल रही है, और प्रयास लोगों का हो रहा है इस दिशा में। अच्छा, और एक चीज़ और जाते-जाते मैं इस पे भी डिस्कस कर लूँ, जो एनिमिस्ट वाला जो है, कि जो हरारी ने जो कहा है, उस हिसाब से 2 तरह के धाराएँ थीं और अभी भी लागू हैं, एनिमिस्ट और ह्यूमनिस्ट। ह्यूमनिस्ट जो है वो सेपियंस के लिए कहा गया, जो ज़्यादा समझदार माने गए, तो वो वेस्टर्नर्स के लिए, क्योंकि आज उन्हीं का राज भी है, वो एक्सप्लोरर्स थे। हम भारतीय संस्कृति के जो लोग थे, इतिहास में बताता है कि हम एक्सप्लोरर नहीं बने, एक्सप्लोर नहीं किया ज़्यादा, विदेशों में नहीं गए, तो उसके और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट पहले नहीं किया। ये केवल 100 साल की कहानी नहीं है, उसके पहले भी। तो इस कारण से हम हमारी जीडीपी वगैरह सभी कम भी हुई है, बट वो अलग बात है। अब परिस्थिति से समझौता करने के लिए एक ग्रोथ बेस्ड इकोनॉमी जो मॉडल है, हाँ, उससे समझौता करने के लिए मैं इसको एक नया नाम दे रहा हूँ कि एनिमिस्ट प्लस ह्यूमनिस्ट इज इक्वल टू ह्यूमैनिमिस्ट। मतलब अब ह्यूमनिस्ट की तरह थोड़ा थोड़ा व्यवहार तो करना ही पड़ेगा, बल्कि बहुत अधिक करना पड़ेगा, क्योंकि हमको इस कंपटीशन बेस्ड युग में रहना है, इस इकोनॉमी मॉडल में रहना है, और लेकिन एनिमिस्ट भी रहना है। सभी जीवों में खुद को देखना है। तो बस यही हम लोग रहते हैं। जो भगवान कृष्ण ने जो कहा कि उनकी प्रकट होने की लीला को मैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तक ला पाया, ये इसके लिए मैं भी काफ़ी प्रसन्न महसूस करता हूँ अपने को। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले एपिसोड, चौथे एपिसोड में हम श्लोक 3 के साथ मिलेंगे। तो एक बार फिर से